हेलो दोस्तों, आज स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बारे में, राम किंकर बैंस जी के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में जो है हम क्रमबद्ध रूप से है जो भारतीय जो आधुनिक कलाकार है उनको सीरीज हम बनाए रखे हैं और उसमें से आप देखते हुए क्रम से आइए। और ये जो वीडियो है आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जो कंटेंट लाया हूँ इस कंटेंट में ऐसे ऐसे चीज़ों को जोड़ा हूँ जो क्या है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए क्या होता है, पेपर में जब कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है कंटेंट होती है। क्योंकि उसमें से हमें प्रश्न तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझना, उसकी कहानी को समझना, ये हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं। तो हम कहानी के तौर पे, ठीक है, एक एक कलाकार के बारे में विस्तृत वर्णन जो है किए हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जो है स्किप मत करिए, क्योंकि एक एक लाइन आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, हम किंकर बैंस जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो जन्म है 1906 ईस्वी में होता है और इनका मृत्यु 1980 ईस्वी में होता है। ठीक, अभी कहानी के तौर पे इनके बारे में हम लोग क्या विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। ठीक, कह रहा है कि राम किंकर बैंस आधुनिक भारत के श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प एवं अन्यतम चित्रकार थे। वे भारत के ऐसे प्रथम मूर्ति शिल्पी थे जिन्होंने शिल्प कृतियों में अमूर्त रूपों को ढालने का प्रयास किया। ठीक, और उसमें सफलता भी पाई। अमूर्त रूप क्या होता है? जिसमें चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं, जो हमें अंदर दिल और क्या चीज़ों से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ये होती है अमूर्त कला होती है। व्यक्तित्व की असामान्य निजता ने भी राम किंकर बैंस को के नाम को अतिरिक्त आकर्षण प्रदान किया है। आत्मभोला, दृष्टिमग्न, ख्यात अख्यात से उदासीन संगीत और नाटक पागल अड्डायप्रिय यह कलाकार आज कला जगत का किंवदंती बन गया है। राम किंकर का अपना चिंतन जगत अत्यंत समृद्ध, गंभीर एवं व्यापक रहा, लेकिन बहुजन इसे प्रायः अनभिज्ञ ही रहा है। कि कहानी की एक लाइन को पढ़िए, आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। शांति निकेतन दिल्ली और कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में उनकी जो कलाकृतियाँ बिखरी पड़ी है उनके साथ कलाप्रेमी समाज का परिचय है। विशेष रूप से जो शांति निकेतन में खुले आकाश के नीचे खड़ी हुई उनकी मूर्तियों से बहुत से लोग भली भांति परिचित हैं। जो मूर्तियाँ बनाई हैं, मतलब खुले ज़मीन का मतलब होता है छत छाया नहीं है, वो ऐसे ही फील्ड है, ऐसे कोई पार्क है, इसी तरह है, उसमें मूर्ति शिल्प अपने बनाए हुए। भारत की ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ओज उनकी कृति दूर दूर तक फैली है। ठीक, और क्या है, काल बैसाखी की आंधी की तरह उनका मानसिक आवेग तीव्र अनुभूति से अपना रचना और दौड़ पड़ता था, और वह रचना जब तक पूर्ण नहीं हो जाता तब तक वे चैन से सांस नहीं लेते थे। कहने का तात्पर्य, जब वो किसी चीज़ को बनाने के लिए लग जाते थे, मूर्ति शिल्प को या चित्र को, तो जब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था या जब तक संतुष्ट नहीं होते थे, जब तक वो फाइनली पूर्ण रूप से इस चीज़ को क्या बना नहीं लेते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी हुई हैं। अच्छे से क्रम से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए कह रहा आगे कि शांति निकेतन में किंकर नाम से प्रसिद्ध राम किंकर बैंस का जन्म 25 मई 1906 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के जुग्गीपाड़ा कस्बे में हुआ था। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा कि 12 मई 1906 ईस्वी का जन्म हुआ था। चंडीचरण परमाणिक तथा संपूर्णा देवी की वे दूसरी संतान थे। राम किंकर के अन्य 2 भाई तथा 4 बहनें थीं। छोटी बहन की मृत्यु पानी में डूबने से छोटेपन में ही हो गई थी। और दादा रामपद थे। मामा का घर विष्णुपुर के कादुलपाड़ा में था। ठीक, तो ये इनका जो है व्यक्तिगत जीवन है अभी। और क्या क्या कैसे कैसे दिखते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं। हाव भाव और आचरण से बचपन से ही उनकी शिल्पी मन परिचय मिलने लगा था। और जुग्गीपाड़ा के पास सूत्रधार लोगों की बस्ती थी और ये लोग मूर्ति शिल्प और दारू शिल्प, ठीक है, थे।
बांकुड़ा इलाके में पटुआ कलाकारों को भी बढ़ई कहते थे। पटुआ जो कलाकार थे, कि ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि बांकुड़ा जिले के इलाके में जो पटुए कलाकार थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो बढ़ई के नाम से भी पुकारा जाता था। ध्यान दीजिएगा, आजकल बढ़ई को लोग फर्नीचर जो लकड़ी वाला काम करते हैं, लेकिन इनको भी कहा जाता था उसमें। कुम्हार नहीं कहा जाता था। अनंत सूत्रधार अथवा अनंत मिस्त्री से ही रामकिंकर ने मूर्ति गढ़ने का प्रथम पाठ पढ़ा था। और यद्यपि रामकिंकर क्या चित्रकला में क्या मूर्तिकला में शिक्षित थे, अब इनके बारे में थोड़ा और ज़्यादा देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि इनके जो है शंभू मामा के घर विष्णुपुर के टेराकोटा मंदिर की नक्काशी और कारीगरी से उन्हें प्रेरणा मिली। मंदिर के मिट्टी के काम और पत्थर के काम की अनुकृतियाँ करने से उनके क्या कालानुशील का प्रारंभ होता है। मूर्ति गढ़ने के साथ साथ छवि आंकने में उत्साह पहले जल रंगों से धीरे धीरे तेल रंगों में दिखने लगे। कुछ समय के लिए बेलियातोड़ में यामिनी राय के संगीन में रहे। यामिनी राय उस समय मुख्य रूप से पाश्चात्य शैली में काम कर रहे थे। उसमें रामकिंकर को बांकुड़ा में शिल्प चर्चा की मुख्य प्रेरणा बाबा और माँ से मिली, और बांकुड़ा वासी गुरुजनों और सहयोगियों का भी सहयोग क्या उनका मूल्यवान रहा। इनको चारों तरफ से इनके माता पिता रिश्तेदार सब लोग इनको सहयोग करते थे। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। कह रहा रामकिंकर की प्राथमिक शिक्षा मोहल्ले के पास पाठशाला में हुई, जहाँ वे शिक्षक कौन थे, सुरेश पंडित थे। और इनके बंग विद्यालय और फिर नयन विद्यालय और अंत में राष्ट्रीय विद्यालय में इन्होंने शिक्षा पाई। अध्यापक और स्वदेशी सेवा में संलग्न अनिल वरण राय के संगीन और प्रेरणा से असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने का प्रथम जन आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय नेताओं की तैल रंग की बड़ी बड़ी अनुकृतियाँ तैयार की, जैसे गांधी जी, चित्तरंजन और महर्षि अरविंद आदि थे। प्रवेशिका परीक्षा में काफ़ी पहले ही उन्होंने विद्यालय जीवन का अंत हो गया और कुछ दिन पाड़ा थिएटर में सीनों दृश्यकांकन, दुकानों के साइन बोर्ड लिखने, घोड़े गाड़ी चित्रकार को सजाने, मिट्टी देवी देवताओं की मूर्ति गढ़ने में अनंत मिस्त्री की शागिर्दी करके और पड़ोसी स्त्रियों के अनुरोध अथवा फरमाइश पर भादू की मूर्तियां बनाने में समय बिताया। मतलब वो समाज में कि इर्द गिर्द में रहकर ही सीखा, और समाज में क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ डिमांड है, उसको बनाते थे। छोटे छोटे चीज़ों को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। वहीं से उन्होंने कला को, वही उनकी कला की शिक्षा मानी। इसी समय एक स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ते थे वे महात्मा गांधी के समय में ही जुड़ जाते थे। महात्मा गांधी से रिलेटेड जो कांग्रेस अधिवेशन तमाम प्रकार के मतलब स्वतंत्रता को दिलाने में सहयोग दिया था, ऐसे समझिए, ताकि वे विलिपित आंदोलन के साथ उनका एक संबंध निर्मित हो जाता है। और दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनके साथ भी क्या संबंध रखे थे। तो समाज में ये सब वर्ग, उस समय युवा वर्ग चल रहा था, और समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, इसको भी उन्होंने साथ में लेकर चल रहे थे। जैसे रामकृष्ण से मिले तो समाज सुधारक आंदोलन थे, वो महात्मा गांधी से मिले जो देश आज़ाद के लिए लड़ रहे थे। छवि आंकने के सूत्र में ही रंग तुलिका की खोज में उनका कलकत्ता आना हुआ, और बांकुड़ा में बांग्ला की प्रसिद्ध पत्रिका भारतवर्ष में अपनी तस्वीरें भेजने लगे। और इसी दौरान एक पत्रिका में उनका चित्र था एक, ठीक है, उनका एक चित्र था निर्वसिता सीता, ठीक है, निर्वसिता सीता अपने पुत्रोल्लव और कुश के साथ प्रकाशित हुआ। और इस चित्र को देखकर प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू के प्रसिद्ध संपादक रामानंद चटर्जी, ध्यान दीजिए, एक लाइन और नोट कर लीजिए कि प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू के संपादक कौन थे। रामानंद चटर्जी ने सर्वप्रथम उनकी प्रतिभा को पहचाना था, और उन्हीं को बुलाकर शांति निकेतन में पढ़ने की चर्चा भी की। और कलकत्ता के रामानंद बाबू की चिट्ठी बोलपुर शांति निकेतन जाने के मार्ग का निर्देशन हुआ करती हुई रामकिंकर के पास पहुंचाई। अपनी बनाई हुई तस्वीर के नमूने लेकर रामकिंकर शांति निकेतन पहुंचे, और इन कलाकृतियों के नमूने में वह निश्चित रूप से क्या प्रमाण था। आगे देखते हैं। प्रमाण था कि बांकुड़ा
में ही छवि आंकने और मूर्ति गढ़ने के द्वारा राम किंकर ने मजबूत नींव तैयार कर ली है। अपने निजी मार्ग पर चलकर अपने पैरों पर खड़े होकर वर्ष 1925 ईस्वी में शांति निकेतन की कला भवन में उनकी दाखिला हो गया। उस समय उनका उम्र कितना था? 19 वर्ष का था और यहाँ उन्होंने आचार्य नंदलाल बोस के शिष्यत्व में रहे। ठीक, नंदलाल बोस के क्या शिष्य थे और नंदलाल बोस उनके क्या थे? गुरु थे। ऐसा क्या उनकी काम किया। चलिए आगे देखते हैं। कला भवन में उनके सहपाठियों में धीरेन्द्र देव बर्मन, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती और मुनीन्द्र भूषण गुप्त, सत्येंद्र नाथ बंदोपाध्याय, आर्य बंदोपाध्याय, विनोद बिहारी मुखर्जी इत्यादि थे। अपने शिक्षक और मित्रों के साथ भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किए और भारत के पुरातन शिल्प, कृति, चित्रकला, मूर्ति शिल्प, स्थापत्य के दिग्दर्शन किए और तथा नालंदा, राजगीर, रामकिंकरगंज, चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर आदि। ठीक है, आज को देखा और क्या किया, देखिए आगे देखते हैं। देखा और लगभग 26 वर्ष के बाद बम्बई, औरंगाबाद, इलोरा, कोणार्क तथा गोपालपुर गए और शांति निकेतन का मुक्त परिवेश, विविध मुख शिष्य, गुरुजनों का सानिध्य और संग उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत काम आया। ठीक, कला भवन में राम किंकर बैज ने चित्र और मूर्ति शिल्प की साधना के साथ शुरू की और शुरू में ही नव बंगाल शैली में छवि अपना आंकना शुरू कर दिए। बाद में क्रमशः अपने निजी मार्ग पर चलने का प्रारंभ किया। वो अपना एक निजी मार्ग बनाए और उसी पर अपना काम करना शुरू कर दिए। तैल रंग से छवि की अंकन भी करते थे और इस माध्यम में छवि अंकन को लेकर छोटे छोटे मत विरोध के होते हुए भी अपने गुरु नंदलाल बोस के सानिध्य में अनुकूलता में कभी क्या कमी नहीं आई। वे अच्छे से काम को सीखे। जितने भी कलाकार थे वे जब कोई कला का निर्माण करते थे वो सब कुछ को त्याग करके अपने में क्या उसमें लीन होकर काम करते थे। बात समझ में आई? राम किंकर मूर्तिशिल्प में खुद अपने पथ प्रदर्शक रहे। हालांकि कला भवन में 2 विदेशी महिला मूर्तिशिल्प से उन्हें सीखने का अवसर अवश्य मिला था। पहली महिला मूर्तिशिल्प वियना की लीजा फोर्ट थी, जबकि दूसरी मूर्तिशिल्प मार्गरेट क्या मिलवार्डे थी। आगे देखते हैं। ये सब लाइन बेहद इंपॉर्टेंट लाइन, सबको नोट कर लीजिएगा। इन महिलाओं के गुरु बुरदेल के गुरु प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा थे। महिलाओं के जो गुरु थे रोंदा थे। प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा को ही माना जाता था। एक अन्य अंग्रेजी मूर्तिकार जो शांति निकेतन आया था और उसकी नाम बर्मेल था, उसके संगीत में भी राम किंकर ने कुछ रिलीफ वर्क भी सीखा था। किसके संगीत में रहकर रिलीफ वर्क सीखा था? बर्गमेल के संगीत में रहकर। वसुधा इसके पास बैठकर उन्होंने मूर्ति बनाने की कुशलता सीखी थी। शिल्प भावना में राम किंकर एकदम भिन्न जगत के वासी थे और एक और विदेशी महिला का राम किंकर प्रचुर भाव से ऋणी रहे और वही थी प्रसिद्ध कला इतिहासकार स्टेला कैमरी, जो पहली बार जब शांति निकेतन आई थी तब राम किंकर बैज उनसे मिल नहीं सके। इसके बाद क्या होता है? मिल नहीं सके, इसके बाद उनसे मिले और क्या चीज़ दिया है कि पश्चिमी शिल्प के इतिहासकार विशेषकर नव्य यूरोपीय शिल्प आंदोलन के संबंध में वह किंकर दा विस्तृत चर्चा करती थी और उनके पास से राम किंकर को अनेक प्रिंट देखने को मिले। एक बार विराट उपलब्धि थी कि यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयास से ही घटित हुई थी। उनकी कला भवन के शिल्पी, चित्रकार, छापाकार सारे विश्व की कला जगत की जानकारी रखे। एक समसामयिक कला आंदोलन को भी जाने, यही गुरुदेव चाहते थे। वस्तुतः भारत में कला भवन में ही सबसे पहले यह प्रयास किया गया और यह भी उल्लेख है कि उस समय यूरोप में भी सर्वत्र नव्य यूरोपीय कला की पूरी तरह स्वीकृति नहीं मिली थी। बाहर के दान से वह क्या बहुप्रतियों से बने कला भवन की पुस्तकालय और संग्रह भवन ने राम किंकर की अनेक तरह से समृद्धिशाली बना दिया था। आगे देखते हैं क्या होता है।
वर्ष 1929 ईस्वी को कला भवन से उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई और उन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त हुआ और उनके बाद कुछ दिन स्वतंत्र रूप से शिल्प चर्चा और कला भवन में बिना वेतन के शिक्षण कार्य किए। कला भवन में 1931 ईस्वी में आसनसोल उषा ग्राम मिशन स्कूल में कला शिक्षक बन गई। इन स्कूल का नाम याद कर लीजिएगा कि आसनसोल उषा ग्राम मिशनरी स्कूल में कला शिक्षक बन गए और 1932 में दिल्ली के शासकीय पॉलिटेक्निक, जो इन दिनों में दिल्ली कला विद्यालय है, स्कूल में मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष बन गए और वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। और काम क्या था? वह सरस्वती की प्रतिमा बनाए थे। ठीक है, किसकी? सरस्वती जी की प्रतिमा को उन्होंने बनाया था। अंत में मन न लगने के कारण अच्छी खासी नौकरी छोड़कर शांति निकेतन वापस लौट आए और 1934 में अस्थायी रूप से वहाँ कला भवन के बतौर अध्यापक के पद पर उन्होंने नियुक्ति को प्राप्त कर ली। आगे देखते हैं। इसके बाद उनका शुरू हुआ विपुल कला सृजन का पर्व। जल रंग और तल रंग में बनाए गए कृत चित्र अनुकृतियाँ आसपास के मानव जीवन को लेकर विचित्र कंपोजिशन और मूर्ति शिल्प का अनुसरण। शुरू में गोबर, मिट्टी और अलकतरा के माध्यम से श्यामली टैगोर आवासीय परिसर में स्थित में बाद में वे कालीबाड़ी कला भवन का ब्याज हॉस्टल भी दीवारों से रिलीफ वर्क उन्होंने किया था। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से कहानी के तौर पढ़िए और पेपर में जो है अच्छे से हल करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1930 से 35 ईस्वी के दौरान कई प्रयोगधर्मी कार्यों द्वारा उन्होंने देश विदेश में पहचान और प्रतिष्ठा पाई। परवर्ती वर्ष 1935-55 ईस्वी में भारतीय कला के क्षेत्र में मूर्ति शिल्प, चित्रकला, छापा कला, लिथोलिनो, ड्राई पॉइंट और एचिंग एवं बहुविधि सृजनात्मक कार्यों के लिए अभिनंदित एवं अलंकृत हुए। उनको क्या नवाजा गया। आगे देखते हैं। आगे क्या चीज़ है कि राम किंकर बैंस शांति निकेतन के कला भवन परिसर में अपनी कई स्मारक प्रतिमा के निर्माण हेतु काफ़ी प्रसिद्धि हैं और इन ऐतिहासिक खुले वातावरण वाले स्मारकी प्रतिमाओं में सर्वप्रथम 1935 में निर्मित सुजाता स्वयं द्वारा खोजे गए नए उपादानों सीमेंट और कंक्रीट में उनकी सबसे पहले उल्लेखनीय कार्य नामक कृत की चर्चा की जाती है। इस वर्ष कला भवन परिसर में सीमेंट और कंक्रीट माध्यम के विशालकाय बुद्धता की रचना की और वर्ष 1938 ईस्वी में राम किंकर बैंस ने संथाल फैमिली नामक विशेष विश्व प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प की रचना कर कला भवन के उत्तरायण परिसर कला भवन के उत्तरायण परिसर में भी 427 सेंटीमीटर ऊंची सीमेंट कंक्रीट माध्यम में निर्मित इस मूर्ति शिल्प ने आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प एक नई दिशा दिखाई थी। आगे देखते हैं। आगे इन मूर्ति शिल्प में संथाल मुखिया अपने एक कंधे पर बहंगी रखे, बहंगी के पिछले पटले पर सामान रखा है और तथा अगले पटले पर बच्चा बैठा हुआ है, साथ में उनकी पत्नी भी चल रही है और उसके सिर पर एक गठरी और उसके पीछे मुंह खोले एक कुत्ता भी चल रहा है। कहानी है जो चित्र बनाए थे मूर्ति शिल्प। देखा जाए तो मूर्ति शिल्प में एक संथाल जीवन है और उसकी समूची जीवन यात्रा और उसमें राम किंकर ने अपने को मिला दिया और समा दिया, तब जाकर ऐसी क्या कृति बन पाई थी। अगर किसी भी चीज़ को हमें बनाना है तो पहले हमें उसमें रम जाना होता है, तब जाकर वो बनता है। संथाल और उसका परिवार, पत्नी, बच्चे, कुत्ता सब राम किंकर बैंस निरक्ष लोगों को अपनी कला में कोई जगह नहीं देते थे और पसीना बहाने वाले लोग ही उनके प्रिय शिष्य थे।
वर्ष 1943 में शांति निकेतन के खुले आकाश के नीचे उन्होंने अपनी एक और प्रसिद्धीकृत हार्वेस्टर की रचना जो ब्रांज कांस के माध्यम में की थी, और इस कृति में एक महिला को धान पीटते हुए दिखाया गया है। ठीक है, धान पीटते हुए दिखाया गया है। आगे देखते हैं। राम किंकर बैंज ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 2 प्रसिद्ध अवश्य प्रतिमा का निर्माण अमूर्त शैली में किया और प्रथम वर्ष 1938 ईस्वी की दिल्ली आर्ट गैलरी में सुरक्षित कांस्य निर्मित पोएटा शीर्षक से भी दूसरी वर्ष 1943 ईस्वी को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सीमेंट में निर्मित रविंद्रनाथ टैगोर के शीर्षक से है, और राम किंकर जब दूसरी रविंद्रनाथ टैगोर के शीर्षक वाली अवश्य प्रतिमा को निर्मित कर रहे थे तो रविंद्रनाथ मृत शैया पर थे, और किंकर दा को उन्होंने पास बुलाकर कहा था, रविंद्रनाथ जी ने किंकर जी को बुलाया, कहा कि राम किंकर अब पीछे मुड़कर मत देखना, आगे बढ़ते जाओ। बांग्ला भाषा के प्रख्यात साहित्यकार समरेश बसु इसी प्रसंग को आधार बनाकर राम किंकर जीवन पर, ठीक है, राम किंकर के जीवन पर आधारित अपने उपन्यास क्या लिखा, नाम उपन्यास का नाम क्या, देखी नाही फिरे। जो उपन्यास लिखे थे, देखी नाही फिरे कि नेवर लुक बैक, कभी पीछे ना देखे, दिया था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर के इस छवि पर बड़ा बवाल मचा था और इस छवि में गुरुदेव शोककुल अवस्था में सर नीचा किए हुए दिखते हैं। रविंद्रनाथ ऐसे दिखते ही नहीं थे, पर राम किंकर को हुबहू चित्रकारिणी जैसे चिढ़ी थी। सबकी नाराजगी मोल लेने के बाद भी वे न डिगे थे और जवाब में कहा था, मैंने कभी भी सामने स्थिर मॉडल लगकर नहीं किया था। चलिए और देखते हैं। अगर कहानी को अब अच्छे समझ ले जाएंगे तो रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटना तो बिल्कुल नहीं है। आगे है। वर्ष 1940 ईस्वी में शांति निकेतन के मुख्य प्रवेश द्वार पर राम किंकर बैंज ने अपनी पहली पूर्ण अमूर्त लैंड स्टैंड अथवा आलोक झाड़ा का निर्माण किया, और इसके अलावा उन्होंने अपनी एक सार्वजनिक प्रतिमा मिली और काल मिली, जो काल नाम से थी, जिसको मिल पहुंचने के पुकार थे। वर्ष 1955-56 ईस्वी के बीच सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम में शांति निकेतन के प्रांगण में निर्मित थी। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको एक एक मूर्ति चित्रशिल्प को इनको याद भी हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे अगर। उनकी मूर्ति शिल्प में मदर एंड चाइल्ड हैं, जो प्लास्टर में है, और हार्स प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। स्केच फार्मिल कालक्ली मदर एंड सन सीमेंट, और पैराम्बुडेटर ब्रांज में वुमेन टोरिसा सीमेंट, और मदर एंड चाइल्ड सीमेंट में फेमिन सीमेंट में, और फुट गैटर्स सीमेंट में, और डांडी मार्च गांधी जी के सीमेंट में, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। सैक्रिफिशियल गोट सीमेंट में, और पोर्ट्रेट ऑफ विनोदिनी सीमेंट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। पोर्ट्रेट ऑफ कुमारी मधुरा सिंह और 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ मिस जया सीमेंट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, और पोर्ट्रेट ऑफ लिनिमा वैरो सीमेंट, ठीक है, सीमेंट में बना हुआ है, और पेट्रेट ऑफ रेखा सीमेंट में बना हुआ है। मिथुन जो है ब्रांज में, और सुभाष चंद्र बोस को प्लास्टर में। ठीक है, इस तरह से उन्होंने मूर्ति शिल्प में काम किया था। और एक किए हैं संरचना जो प्लास्टर में 1949 ईस्वी में, और इससे संबंधित बहुत सारे चीज़ें उन्होंने निर्माण किया था। पश्चिम बंगाल के बाहर किए गए उनके महत्वपूर्ण कामों में नेपाल सरकार के आमंत्रण पर नेपाल में जाकर वर्ष 1944 में नेपाल वार मेमोरियल के लिए मूर्ति बनाई। इसके बाद भारत सरकार के आमंत्रण पर नई दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य द्वार पर 24 फीट ऊंची शिलाश्रय यक्ष और यक्षिणी का, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यक्ष और यक्षिणी का जो मूर्ति है वो राम किंकर बैंज जो 24 फीट की विशालकाय मूर्ति है,
और मूर्तियों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाए थे। किस पत्थर को? ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाए थे। यक्ष का मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित परखम यक्ष का प्रभाव और वही यक्षी पर कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित बेसनगर यक्षी का है और इन मूर्तियों का निर्माण जनवरी 1966 के आसपास हो चुका था, लेकिन फिर भी 10 साल बाद वहीं जाकर उन्हें स्थापित किया जा सका और कहा जाता है कि तमाम झंझावातों से गुजरते हुए रामकिंकर बैंज ने इन दोनों मूर्तियों का निर्माण किया था। इसी दौरान मानसिक अवसाद के चलते हुए मदिरा और बेचैनी में भी हो गए, मतलब मदिरा पीना शुरू कर दिए और आसाम सरकार के लिए कला भवन प्रांगण में बनी कंक्रीट की गांधी की प्रतिमा और ब्रांज में, ठीक है, कह रहा है आसाम सरकार के लिए कला भवन प्रांगण में बनी कंक्रीट की गांधी की प्रतिमा की ब्रांज में अनुकृत की और भारत के बाहर हंगरी के ब्लातन झील की तट पर रविंद्रनाथ टैगोर की अवश्य प्रतिमा की ब्रांज में प्रतिलिपि 1956 ईस्वी में स्थापित की, जो उन्होंने बनाए थे। कौन? रामकिंकर बैंज ने। हालांकि इस मूर्ति को हटाने का प्रयास पश्चिम बंगाल के तत्कालीन संस्कृति मंत्री जनित चक्रवर्ती ने किया था, किंतु सुखद बात यह रही कि देश के शिल्पियों और कलानुरागियों के प्रबल विरोध के कारण षड्यंत्र महाशय अपने आप पीछे हट गए और इस काम को वे कर नहीं पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। राम किंकर प्रधानतः मूर्तिकार थे, किंतु वे अच्छे चित्रकार भी रहे थे। आरंभ में उन्होंने जल रंग से चित्र बनाना, किंतु शीघ्र ही उन्होंने तैल रंग का भी अपने शिष्य अपना लिया और अनेक प्रयोग किए और व्यक्ति चित्र, डिजाइन, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी का उन्होंने चित्रण किया और व्यक्तिगत चित्रों में उन्होंने चित्रित व्यक्ति का स्वभाव भी उतार दिया है। और रामकिंकर का जल रंगों का काम विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। जो इनका काम है किससे मिलता है? विनोद बिहारी मुखर्जी से मिलता जुलता है। उनकी कला प्रकृति के अत्यंत निकट रही और वे अपने चारों ओर तत्कालीन वातावरण और लोगों का ही अंकन करते थे और इसी से उन्होंने संथाल के जीवन तथा वीरभूमि की प्राकृतिक शोभा का चित्रण किया है। मानव कृतियों में वे गति पर अधिक ध्यान देते थे तथा संयोजन में स्थितियों को और मुद्रा पर भी उन्होंने जीवन के स्वपंद के साथ लयात्मक रूप में अमिट कर देते थे और उनके अधिकांश चित्रों में प्रभावादि के प्रकाश, सेजान के अंतराल, घनवादियों के तल एवं परिदृश्यता तथा पूर्वी देशों के लिपि के जीवंत का सुंदर समन्वय हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं आगे वे कौन से काम किए हैं। संभवतः उनके सबसे अधिक 57 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित थे। 57 चित्र, जिनमें विनोदनी जूट पर तैल 1948 में बनाए थे और खेतों में हल जोतते हुए कागज़ पर जल रंग है और विद्यासागर कागज़ पर पेन स्याही से बना हुआ है। माँ और बच्चा अकाल श्रृंखला है और कागज़ पर जल रंग और थ्रेंसिल तैल रंग 1957 ईस्वी में बनाए। कटाई जल रंग 1948 ईस्वी में, सैरा जल रंग 1944 ईस्वी में, लैम्प पोस्ट 1976 में कैनवास पर तैल चित्र बनाए थे और विनोदनी पेपर पर जल रंग और अकाल कागज टेम्परा, लड़की और कुत्ता 1932 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग से इन्होंने बनाए थे। विश्राम कैनवास पर तैल चित्र, लोटस पॉन्ड कागज पर जल रंग इत्यादि प्रमुख है और उनकी एक प्रसिद्ध चित्र कॉल ऑफ द मिल अथवा मिल पहुंचने की पुकार 1959 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संग्रह में है। एक अन्य चित्र स्टडी ऑफ ए वुमन कागज पर जल रंग 1953 ईस्वी में बड़ौदा में सुरक्षित है। आगे देखते हैं। इसके अलावा राम किंकर के कुछ ग्राफिक्स में भी काम किए। जब वे 1925 में कला भवन में भर्ती हुए तो इसके पहले से ही कला भवन में छापा चित्र की पाठचर्या औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी।
पीमर्सन ने मद्रिभूषण गुप्त को इंग्लैंड से काष्ठ तक्षण उपकरण मंगवाकर उपहार दिया और मणिभूषण कला भवन में भर्ती होने से पहले से ही एनग्रेविंग में काम करना जानते थे। पीमर्सन से प्राप्त उपहार को उन्होंने बड़ा जतन से सम्मत किया। जो थे पीमर्सन का नाम थोड़ा विचित्र है, पीमर्सन, याद कर लीजिए। पीमर्सन से प्राप्त उपहार उन्होंने बड़े ही जतन से क्या रखा था और अपने कामों में लगाया और कला भवन में काष्ठ तक्षण कार्य किया। कौन सा? काष्ठ तक्षण कार्य इन्होंने किया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आरंभ हुआ। हालांकि 1925 ईस्वी में शांति निकेतन छोड़ गए और कला भवन में दाखिला के बाद राम किंकर ने पाया आंद्रे के सुयोग्य छात्र रविन्द्रनाथ चक्रवर्ती आंद्रे द्वारा परिवर्तित इस कलाविधि को परिपूर्ण रूप प्रदान करने में प्रयास जुटे रहे और लगभग इसी समय सुरेंद्रनाथ कर लंदन से लिथोग्राफी और एचिंग तकनीक सीख कर लौट आए थे और इस तरह से कला भवन की कला शिक्षा में काष्ठ खुदाई के अलावा अन्य दो कला विधियों लिथोग्राफी और एचिंग को भी प्राथमिक स्तर पर सारी जांच परीक्षा को राम किंकर द्विवेदी ने अच्छी तरह से देखा और समझा और 20वीं सदी के तीसरे दशक में छापा चित्रण के अग्रणी कलाकार बने। श्री विश्वस्वरूप बोस नंदलाल बोस के सुपुत्र थे। ध्यान दीजिए, श्री विश्वस्वरूप बोस जो नंदलाल बोस के सुपुत्र थे, जो काष्ठ खुदाई, लिनोकट, एचिंग, ड्राई पॉइंट आदि तकनीक में परिवृत हैं। आगे देखते हैं। इसी सदी के दूसरे दशक के अंत में नंदलाल बोस की छापा चित्रकला के प्रति विशेष आग्रही हो उठे थे और उनके प्रयास द्वारा एक रंगी छापा वाले काष्ठ और लीनों पर खुदाई, एचिंग का ड्राई पॉइंट विधि को भारतीय छाप चित्र की धारा को रचनात्मक धरातल पर प्रतिष्ठा मिली। इस तथ्य को नंदलाल बोस द्वारा निर्मित सहज पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बच्चों के लिए लिखित बांग्ला भाषा में पाठचर्या माला, जो आज भी उतनी लोकप्रिय है, के लिए एक रंगी लीनों खुदाई से बने चित्रों को देखा जा सकता है। एक और विश्वस्वरूप बोस की सहयोगिता से, दूसरी ओर नंदलाल बोस की अनुप्रेरणा से। इनके साथ कला भवन में एकाधिक माध्यम में काम कर पाने सक्रिय परिवेश राम किंकर के छापा चित्रों के निर्माण में साधक बना और राम किंकर के प्रमुख छापा चित्र जो कला जगत की विशेष चर्चा के पात्र हैं वे निम्न हैं। धान बुआई, फसल कटाई, हल करसर तीनों एचिंग में, 3 दिन का अंत ड्राई पॉइंट में और बिल्ली लिथो में, कुत्ता एचिंग में, मछली जाल एचिंग में, 25 आवक लीनों में, सूरजमुखी लिथो में और बसंत लिथो में, झंझावट लिथो में, नेपाल का बहुदृश्य ड्राई पॉइंट में और नदी का किनारा ड्राई पॉइंट में और मिथुन एचिंग तथा साज एचिंग इनकी प्रमुख कृति थी। चलिए आगे देखते हैं। राम किंकर का चिरंजीवी और नृत्य संगीत रविंद्र संगीत था। रविंद्र संगीत सुनने में, गवाएं और खुद को गाने में उन्हें अपार आनंद मिलता था और सुख दुख में ये संगीत उनके मन का आश्रय था। उन्होंने गुरु के अपने कंठ से यह गीत सुना था। आश्रम की छात्रा मनोहर और सुचित्रा के कंठ से भी उन्होंने बहुत जनप्रिय रविंद्र संगीत सुना था और सारे जीवन वह खुद भी यह गाते रहे। राम किंकर को बचपन से ही नाटकों में भी रुचि थी। बांकुरा के थिएटर की सीनरी बनाने का प्रसंग तो स्मरणीय है और शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ के निर्देशन में नाटकों पर उन्होंने अभिनय किया। नाटकों की मंच सज्जा और पात्रों के अंग सज्जा पर भी उन्होंने काम किया था और विश्व भारती में अध्ययनरत बलराज साहनी के निर्देशन में शतरंज के खिलाड़ी हिंदी नाटक के लिए 1946 में मंत्र सज्जा और अंग सज्जा संगीत भवन में की थी और अगले वर्ष
अगले वर्ष भवन पर भूषिंड माठे नाटक के लिए भी काम किया था। कौन सा? भूषंडीर माठे के नाटक, ध्यान दीजिएगा, के लिए उन्होंने काम किया था। ऐसे ऐसे नए नए शब्द आएंगे जो एग्जामिनर पूछ देगा और आप कन्फ्यूज होकर चले आएंगे, तो आपको अच्छे से एक लाइन पढ़ना है। 1948 ईस्वी में इन्होंने तत्कालीन शिक्षा भवन द्वारिका में अथेली नाटक में मंच सज्जा की और 1949 ईस्वी में न्यू एम्पायर में विश्व भारती के छात्रों द्वारा अभिनीत हयरलव नाटक की मंच सज्जा और अंग सज्जा में उन्होंने क्या अपना दायित्व दिया था। ठीक। वर्ष 1991 ईस्वी में शांति निकेतन के साहित्यकार के संचालन में अरूपरतन का मंचन संगीत भवन में हुआ और इसमें मंच और अंग सज्जा का दायित्व किंकर के ऊपर था। और 1953 ईस्वी में उनके निर्देशन में मुक्तिधारा नाटक का मंचन हुआ और मंच सज्जा पर रूप सज्जा और धनंजय के चरित्र के अभिनव में राम किंकर स्वयं थे। और इसी तरह 1957 ईस्वी में कला भवन के रक्त करवी नके नाट्य मंचन में विशु पागल का चरित्र उन्होंने निभाया था। और 1956 ईस्वी में कला भवन के सुधित्र पाषाण नाटक के लिए संगीत भवन के मंच की सज्जा उन्होंने की। और वर्ष 1966 ईस्वी में क्या है, लंबकर्ण स्वांग में मंच सज्जा और मेकअप की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। देखिए, लंबकर्ण स्वांग में मंच सज्जा और मेकअप की जिम्मेदारी राम किंकर बेंज ने ली थी। राम किंकर बेंज की गणना आधुनिक भारतीय कला के विद्रोही कलाकार के रूप में की जाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है किसको विद्रोही कलाकार के नाम से जाना जाता है। राम किंकर के छात्र और बहुचर्चित समकालीन कलाकार के.जी. सुब्रमण्यन ने अपने गुरु को खेपा बाउल पागल फकीर कहा था। बताइए, इनके गुरु ये चेला थे के.जी. सुब्रमण्यन, जिन्होंने अपने गुरु को खेपा बाउल यानी पागल फकीर कहा, जो आज अधिकांश महत्वपूर्ण भारतीय मूर्तिशिल्प भी राम किंकर को आधुनिक भारतीय मूर्तिशिल्प के जनक के रूप में स्वीकार करने लगे। नागजी पटेल के के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंद्रन आदि सभी राम किंकर की कला और व्यक्तित्व से गहरे स्तर को प्रभावित रहे। राम किंकर बैच डी.पी. राय चौधरी 1899 से 75 ईस्वी से थोड़े ही छोटे थे। ठीक। ये दोनों मूर्तिकार आरंभ में प्रसिद्ध फ्रांसीसी मूर्ति शिल्पी रोंदा की शिल्प कला से अत्यधिक प्रभावित थे, किंतु कला और जीवन शैली दोनों ही स्तर पर इन्होंने कलाकारों में जमीन आसमान का अंतर था दोनों में। चलिए देखते हैं। डी.पी. राय चौधरी, मार्तांडे फड़के, वेंकटप्पा कर्माकर, फड़िकानंद बोस और सरीके हस्ती अपने समय के जाने माने मूर्ति शिल्पियों की परंपरा में ही गिने जा सकते हैं। अकादमी और परंपरा मूर्ति शिल्प से थोड़ा ही ऊपर ही उठ गए पाए, जबकि राम किंकर बेंज 20वीं सदी से 30वीं के दशक में शांति निकेतन की कला का व्याकरण को लगभग तोड़ते हुए आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प की दुनिया में को ही बदल डाली। और डी.पी. राय चौधरी मुख्यतः एक अकादमी शैली कलाकार होने के अलावा पहलवान व शिकारी भी थे। पढ़ाएं हम आपको। वे अपना स्टूडियो मंदिर की तरह देखते थे, वह अपने स्टूडियो में क्या है, मंदिर की तरह मानते थे और वहीं पर दिन प्रतिदिन काम किया करते थे। आगे देखते हैं। राम किंकर की कला मजदूर थे और वह आदिवासी व धूप में पसीना बहाकर अपने मूर्तिशिल्प बनाते थे। जेठ की तपती दोपहर में वह सीमेंट और कंक्रीट अपने बड़े बड़े स्मारकी संरचनाओं को पूर्ण किए थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद भारतीय मूर्तिशिल्पों को राम किंकर की धारा से जोड़ने में समय लगा। अनेक भारतीय मूर्तिशिल्प प्रेरणा के लिए हेनरी मूर और बाकुशी की ओर देखने लगे थे और ऐसे राम किंकर की कला के मर्म को देर से समझा गया, परंतु शांति निकेतन से उनका शिष्यत्व में प्रशिक्षित अधिकांश लब्ध प्रतिष्ठा मूर्तिकार
जिनमें शंकु चौधरी, सुधीर खास्तगी, रुद्र हांजी, अजीत कुमार बोस, अवतार सिंह पवार, जितेंद्र मेथो, धर्मानी आदि थे। राम किंकर की कला और व्यक्तित्व के प्रभाव सम्मोहन से न बच सका और इस भक्कड़ी कलाकार ने आधुनिक फ्लैट में रहने के बजाय झोपड़ी में रहना पसंद किया था। आगे देखते हैं। जहां एक आदिवासी की मस्ती में गा सका था, चित्र और मूर्ति शिल्प आदि बना सका था। मृत्यु से कुछ ही साल पहले एक इंटरव्यू में राम किंकर ने जवाहर गोयल के एक प्रश्न के उत्तर में यामिनी राय के बारे में दिलचस्प टिप्पणी की। और टिप्पणी क्या थी? टिप्पणी थी, यामिनी राय ने लोक कला में कहानियाँ बहुत बनाई, कलकत्ते में दुतल्ला इमारतें बनाई, पैसे भी खूब कमाया। सजावट के लिए उन्होंने कृतियाँ अच्छी लगती थी, अंग्रेज़ों ने सजावट के लिए उन्हें कृतियाँ खूब खरीदा। और राम किंकर की टिप्पणी से यामिनी राय की कला का महत्व कम नहीं हो जाता। लेकिन इस टिप्पणी में एक कड़वी सच्चाई छिपी थी और राम किंकर सजावटी कला के खिलाफ थे और वह कला बाजार की कोई परवाह नहीं करते थे और सजावटी नहीं, दिखावा वाला कला नहीं करते थे। राम किंकर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी सनक में किसी पेंट किए हुए कैनवास पर दोबारा पेंट कर सकते थे और तेज बारिश व आछौर को रोकने के लिए वो अपनी झोपड़ी में किसी भी पेंटिंग का इस्तेमाल कर लेते थे। पेंटिंग बनाते थे, फिर उसका इस्तेमाल भी कर लेते थे। यह विचित्र बात है कि अपने मूर्ति शिल्प के लिए देश दुनिया में विख्यात किंकर दास जीवन काल में उनकी मूर्तियों की एक भी प्रदर्शनी नहीं लगी। प्रदर्शनियाँ उनके चित्रों की ही लगी और वे बेहद कम। उनके चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। वर्ष 1946 में पहली बार उनकी कलाकृतियाँ भारत के बाहर फ्रांस में पेरिस शहर की दुनिया के कई देशों में चित्रकारों और मूर्ति शिल्प के साथ प्रदर्शनी हुई। वर्ष 1950 से 51 में पेरिस शहर में आयोजित प्रदर्शनी में विश्वविख्यात मूर्ति शिल्प के साथ उनकी कलाकृतियाँ पुनः भेजी गई थी और वसंत काल में आयोजित प्रदर्शनी में पिकासो और मातिस के साथ उनके चित्र प्रदर्शित हुए। 1979 ईस्वी में जापान के फुकुओका प्रदर्शनी में उनकी 2 कलाकृतियाँ भेजी गई और एक चित्र और उनकी एक प्रतिमा थी। आगे देखते हैं। कला भवन में 1934 में बतौर सहकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले राम किंकर 1951 ईस्वी में लेक्चरर हो गए और 1968 ईस्वी में अस्थायी प्रोफेसर हो गए। दूसरी वर्ष अस्थायी प्रोफेसर हो गए और वहाँ मूर्ति शिल्प के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे और कला भवन में 1971 से 65 वर्ष की उम्र में अवकाश ले लिया और उनका 67वां जन्मदिन कला भवन में ही मनाया गया था। आगे देखते हैं। राम किंकर को उनके उत्कृष्ट कलाकर्म के लिए कई श्रेष्ठ पुरस्कार व सम्मान मिले और वर्ष 1958 ईस्वी में दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान मंच को सजाने का दायित्व भारत सरकार ने उन्हें दे दिया। 1965 ईस्वी में यूनेस्को के बुलाने पर कला भवन के नंदन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और जिसका विषय था शांति निकेतन और आधुनिक कला आंदोलन। वर्ष 1970 ईस्वी में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1975 में उन्हें पश्चिम बंग राज्य संगीत नृत्य नाटक ललित कला अकादमी का भी पुरस्कार मिला और 1976 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो चुने गए और 1979 ईस्वी में उन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की ओर से डीलिट की उपाधि मिली। राम किंकर ने कभी विवाह नहीं किया, जीवन भर अकेले रहे और विवाह को वे अपने बंधन मानते थे और कहते थे विवाह करके कोल्हू का बैल बनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है। जवानी में उन्होंने कला पर और मस्ती पर मुग्ध बनी कई युवतियों उनकी जिंदगियों में आई, परंतु इस आदिम प्रवृत्ति के भोलेनाथ के साथ जन्म पर बंधक बदकर रहने की ताकत
ठीक है, आगे देखते हैं। ताकत को ऐसे एक पार्वती नहीं थी, कहते हैं कि उनके प्रेम करने वाले राजकन्याएं और जमींदार कन्याएं थी, और उन्हीं से एक विनोदिनी थी जो मणिपुर राज परिवार की कन्या थी और शांति निकेतन में राम किंकर की प्रिय छात्र भी थी। विनोदिनी की कई मूर्तियों व राम किंकर बैंज ने बनाया था। राम किंकर की कलाकृतियों का संग्रह कला भवन शांति निकेतन, रानी चंद्र संग्रह, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता, ठीक। एच.के. केजरीवाल संग्रह, रविंद्र भवन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, कर्नाटक चित्रकला परिषद दिल्ली, आर्ट गैलरी नई दिल्ली में सब पाया गया है। आगे देखते हैं। राम किंकर ने कला भवन को मूर्ति कला में प्रशिक्षित कर मूर्तियों की एक नई पीढ़ी परिवर्तित की, जिससे बंगाल शैली जो मात्र चित्रकला तक कुछ हद तक ग्राफिक कला तक सीमित थी और उसका मूर्ति शिल्प में प्रवेश कराया, और अवनींद्रनाथ टैगोर को जिस प्रकार बंगाल शैली के माध्यम से चित्रकला के क्षेत्र में पुनरुत्थान का श्रेय प्राप्त है, उसी प्रकार राम किंकर को मूर्ति कला के क्षेत्र में पुनरुत्थान का श्रेय प्राप्त है। इस कलाकार की आखिरी दिन बड़े ही कष्ट में बीते और वर्ष 1978 में उन्होंने मस्तिष्क की कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी। तत्कालीन शिक्षा और संस्कृति मंत्री प्रताप चंद्र ने अपने व्यक्तित्व कोष से चिकित्सा के लिए 3000 रुपये दिए। कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य ठीक भी हो गए, लेकिन वर्ष 1980 ईस्वी में रोग का फिर से आक्रमण हुआ और पूरे शरीर में दर्द और चलने फिरने में अशक्त और वाक्शक्ति जड़ताग्रस्त हो गई। और इन दिनों छात्र प्रभात सेन मूर्ति शिल्प उनकी देखभाल करते और कलकत्ता का कलाकार वर्ग, कर्मरागी भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार सहित कई लोग एक साथ रत हो गए और पेटर्स फोरम ने अग्रणी भूमिका निभाई। लोक चित्र कला पत्रिका भी आगे आ गई और पश्चिम बंगाल सरकार के पास चिकित्सा व्यवस्था कराने का आवेदन पत्र भेजा गया, और राम किंकर के छात्र सत्यजीत राय ने विशेष भूमिका निभाई और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सूचना संस्कृत मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सूचना दी और उनकी चिकित्सा का पूरा ब्यौरा सरकार उठाएगी, और विश्व भारती के कुलपति के व्यक्तित्व कोष से भी रुपये मंजूरी किए गए। और इसके बाद 23 मार्च 1980 ईस्वी को कलकत्ता में सेठ सुखलाल करनाली अस्पताल में बुधवान वार्ड न्यूरोपैथिक रोगी के रूप में वो भर्ती हो गए और परीक्षण करने पर ब्रेन में गांठ का पता चला। इसके बाद ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया और 26 जुलाई को शल्योपचार हुआ और ठीक होने के लक्षण पुनः दिखाई देने लगे। बीमारी की रोगी शैया पर लेटे लेटे उन्होंने दुर्गा की एक मूर्ति बनाई और यही उनकी अंतिम कृत्य थी, ठीक। और वहीं से कोई चुरा ले गया। और राम किंकर कहते थे कि उन्होंने पहले अपनी माँ का चित्र बनाया था जो जाते जाते उस भगवती को रचा जिसने उन्होंने क्या अलग रचा था। इसके बाद बीमारी ने फिर भयानक मोड़ लिया और दिमाग से खून बहने के साथ धीरे धीरे हालत गिरती गई और 2 अगस्त 1980 की रात्रि 12:30 बजे उनका क्या हो गया, निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को शांति निकेतन लाया गया और आश्रम के उत्तर में बनी शमशान भूमि में उनकी देह भस्म हो गई और इस तरह से एक महानतम प्रतिभा हमेशा सदैव के लिए विदा हो गई। वे चलते चलते गए, परंतु उनकी जादुई अंगुलियों के स्पर्श बनी कृतियाँ हमेशा उनके नायाब कला की याद दिलाती रहेगी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कई लेखक और फिल्म निर्देशक प्रभावित हुए। वर्ष 1969 ईस्वी में हरि सधन गुप्ता ने उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। वर्ष 1975 में महान फिल्म निर्देशक ऋत्विक घटक ने एक चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्म राम किंकर बैंज ए पर्सनालिटी स्टडी शीर्षक से आरंभ की, किंतु बीच में ही राम किंकर का निधन हो जाने के कारण यह फिल्म पूरी न हो सकी थी।
कह रहा है कि वर्ष 1917 ईस्वी में आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने अपने 63वें स्थापित दिवस के अवसर पर राम किंकर बैंज की 26 श्रेष्ठ कलाकृतियों को प्रदर्शन कर उन्हें गहन श्रद्धांजलि से अर्पित की। ऐसे महान कलाकार को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको कला के प्रति अगाध प्रेम हो जाएगा। और इस कहानी को अच्छे से अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, चलिए।